अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस टॉक करते हुए कहा कि फ़िलहाल पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे पहले भी हमने देखा था कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पे हमला कर दिया था और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी कर दी गई है। हमने देखा था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की पाबंदी हटा दी थी, जिसके बाद ये इंदिया दिया जा रहा था कि अमेरिका की जानिब से जो नाकाबंदी की गई है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, वो भी उठा ली जाएगी। लेकिन जो खबर सामने आई वो ये थी कि ईरान की कार्गो शिप को तहवील में ले लिया गया है, अमेरिका का ये कहना है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई। चाइना से ये कार्गो शिप ईरान की तरफ आ रहा था, जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिकन नेवी ने इस पर हमला किया, फायरिंग की और इस पर अमला भी मौजूद था। फ़िलहाल तस्दीक नहीं की गई है कि जो अमला मौजूद था क्या उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है अमेरिका की जानिब से, लेकिन जो खबर सामने आई है वो ये थी कि ईरानी जहाज़ पे फायरिंग करने के बाद जो है इसे तहवील में ले लिया गया है और अब अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो आज रात या फिर कल पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा और इस्लामाबाद में फिर हम देखेंगे कि एक बार इस्लामाबाद टॉक होने जा रही है। ईरानी डेलीगेशन के हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि कल ईरान का जो डेलीगेशन है वो मुज़ाकरात के लिए आ सकता है, लेकिन ईरान की जानिब से कोई हतमी फ़ैसला या बयान नहीं दिया गया है और जो तहफ़्फ़ुज़ात पहले थे ईरान के वो अब भी मौजूद हैं कि जब हमने पहले मुज़ाकरात किए थे अमेरिका से, उसके बाद हमने देखा था कि अमेरिका और इस्राइल ने मुश्तरका हमला किया था ईरान पे और अब भी मुज़ाकरात जारी हैं और एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है अमेरिका की जानिब से। अगर इसी तरह का सीज़ फायर में हम देखेंगे कि खिलाफ वर्जी बार बार होती रही तो क्या एक बार फिर जो है ये जंग के खदशात जो वाज़े तौर पे बताए जा रहे हैं कि दोबारा ये जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि कल इस सीज़ फायर का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस्राइल की जानिब से भी कहा गया है कि कल अगर ये वक्त ख़त्म हो गया, मुज़ाकरात नहीं हुए, तो एक बार फिर ईरान पे हमला किया जाएगा। इस वक्त की इतलात के मुताबिक ज़रा ये बता रहे हैं कि माइट भी पॉसिबल ईरानी डेलीगेशन जो है वो कल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अमन की बात की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं और ईरानी सफ़ीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की और ये बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक के पैगामात जो हैं वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज़ बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से और हर बार वो ये कहते हैं कि डील होने वाली है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और बहुत जल्द हम अच्छी खबर देंगे। इससे पहले भी 2-3 रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि एक अहम शख्सियत वाइट हाउस आ रही हैं और उसके बाद हमने देखा कि उस शख्सियत का नाम लिया गया और ना ही ये बताया गया कि वो शख्सियत कौन थी जिनकी वाइट हाउस आमद पर डोनाल्ड ट्रंप खासा खुश भी थे और उन्होंने जो है वो इस पे बयान भी दे दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि जेडी वेंस जो है वो शिरकत नहीं करेंगे, इस डेलीगेशन को, इस मुज़ाकरात को लीड नहीं करेंगे, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि जेडी वेंस जो हैं वो कल इस्लामाबाद में हो सकते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर एजाज़ अहमद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज साहब क्या समझते हैं आप, एक जगह तो मुज़ाकरात की बात की जा रही है अमेरिका की जानिब से, फिर दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि ईरान के जहाज़ को तहवील में ले लिया गया। चीन भी इस पे जो है वो खासा नाराज़ नज़र आता है क्योंकि ये शिप चीन से ईरान जा रहा था। देख, मुज़ाकरात तो इंशाल्लाह होने जा रहे हैं और अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके मुताबिक अमेरिकन डेलीगेशन इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड वो रास्ते में हैं, तो वो किसी वक्त भी पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में तैयारियां बिल्कुल अपने अरूज में हैं। हाईएस्ट लेवल की प्रोटोकॉल और हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी, अगरचे पिछली बार भी पाकिस्तान ने बड़ी खुश उसलूबी से और बड़े फूल प्रूफ अरेंजमेंट किए थे, लेकिन इस बार ज़्यादा गर्मजोशी और ज़्यादा एहतियात के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि एक इंडिकेशन मुज़ाकरात के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दी थी कि किसी स्टेज पे मैं भी आ सकता हूँ। तो उस एतबार से मैं समझता हूँ कि तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरानियन साइड से अमेरिकन कुछ रिटॉरिक्स के जवाब में कुछ ज़ाहिर है उन्होंने भी ऐसे बयान दिए जिससे बज़ाहिर ये एक तासुर मिल रहा है कि शायद मुज़ाकरात में कोई तातुल आ जाएगा या हालात जो हैं वो दोबारा बदअमनी की तरफ और जंग की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है
بڑے ریزنیبل اس کی جو ایویڈنس سپورٹڈ ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات ہوں گے اور نتیجہ خیز ہوں گے. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ بڑے پروگریسولی اس پہ کام ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں مذاکرات یا سیز فائر کی جب بات شروع ہوئی اور پاکستان نے اپنی بیک چینل ڈپلومیسی کو بڑے ایفیکٹولی مینیج کیا تو اس کے نتیجے میں امریکہ کی طرف سے 15 اور ایران نے 10 نکاتی ایجنڈا پوائنٹس دیے جو کہ بڑے ہارڈ لائنر تھے دونوں سائڈ سے. اور اس وقت اگر ان کے اوپر آپ ایک سرسری نظر ڈالتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ شاید یہ پارٹیز کبھی ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر پاکستان کی کوششوں سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں پہ اسلام آباد راؤنڈ 1 جو ہوا ہے اس سے پیشتر ہی بہت ساری چیزوں پہ ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا اور پھر باہمی اتفاق رائے سے ایک لمبا میراتھن سیشن ہوا تقریباً 21 گھنٹے. دونوں سیز فائر کے دوران جس طریقے سے ایران کے جہاز کو تحویل میں لے لیا گیا امریکہ کی جانب سے، کارگو جہاز تھا اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں عملہ بھی موجود تھا، تو کیا اس طریقے سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایران 10 کروڑ آبادی والا ملک ہے، انہیں اپنے عوام کو بھی کچھ بتانا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایران کی جانب سے جو نیوی موجود تھی امریکہ کی اس پر بھی ڈرون حملے کیے گئے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ اپنے عوام کو انہوں نے جواب دینا ہے یا فیس سیونگ کرنی ہے، یہ ایران کا بھی ایشو ہے ہر قوم کی طرح، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اور کئی گنا زیادہ خطرناک حد تک اہم وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ہے، کیونکہ وہ ایک سپر پاور ہوتے ہوئے وہ ایک جنگ جیت نہیں سکے اور الٹیمیٹلی ان کو مذاکرات کی طرف اور سیز فائر کی طرف آنا پڑا. تو وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، اپنے پولیٹیکل کیریئر کو پرسو کرنے کے لیے وہ بعض اوقات ایسی بے احتیاطی سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت ہے کہ مذاکرات ہوں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں یہ کوئی شو سٹاپر ہوں گی. یہ ان کی اپنی ایک آپٹکس ہے، لیکن یہ اتنی بڑی یا اتنی اہم چیز نہیں ہے ان حالات میں جتنے مذاکرات ہیں. تو اس وقت زیادہ فوکس مذاکرات پر ہے اور میرا خیال ہے ہمیں پازیٹیو ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس پازیٹیوٹی میں ہی اس خطے کا امن ہے، گلوبل امن ہے، اور پاکستان کی کوششیں جو کہ ساری دنیا جس کو اکنالج کر رہی ہے، تعریفیں کر رہی ہے، تو اس لحاظ سے ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ پاکستان مزید سرخرو ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلے جب مذاکرات کا پہلا دور تھا تو اس میں یہ اندیا لگایا جا رہا تھا کہ 48 ایئرز کے بعد جو ہے دونوں فریقین بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے، دوسرا راؤنڈ مذاکرات کا متوقع تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سیکنڈ راؤنڈ میں تمام مسئلے حل ہو جائیں گے یا پھر کچھ وقت کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب اتنے لمبے دشمنی 47 سالوں کی دشمنی کے بعد اور پھر ایک حالیہ آن گوئنگ انٹینس جنگ کے بعد دونوں فریق اکٹھے ہونا یہ ایک تاریخی بات ہے. اور اس وقت زیادہ تر مبصرین کا یہ خیال تھا کہ یہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ آخری راؤنڈ نہیں ہوگا اور ہمیں توقع تھی کہ اس کے ملٹیپل راؤنڈز ہوں گے. اور وہ جو ایک غلط تاثر دیا گیا کہ جی وہ ابرپٹلی چھوڑ کے چلے گئے یا مذاکرات فیل ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں تھی. اتنے بڑے کام کے لیے بعض اوقات تو کئی ہفتے مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ دنیا کی پچھلی تاریخ، جنگی تاریخ دیکھیں تو کئی بڑی جنگوں کے مذاکرات تو مہینوں چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی اس میں وہ بات نہیں ہے، اچنبھے کی بات نہیں ہے. لیکن اس بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی سیکنڈ راؤنڈ میں ہی
کوئی ڈاکومنٹ سائن ہو جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ ہی ہے مذاکرات کا, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم ایران کو چانس نہیں دیں گے, ایران پہ حملہ بھی کیا جا سکتا ہے. نہیں, وہ تو دیکھیں ایک ریٹورک ہے. اس کے جواب میں ایرانین ریپبلکن گارڈ کی کمانڈر نے بھی کہا کہ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پہ ہیں, تو وہ تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے نا. وہ آپشن تو ہمیشہ رہے گی, اور اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح مذاکرات کے بعد جو امن معاہدہ ہوتا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں سیبوٹاج کیا جا سکے, کیونکہ اسرائیل کے تو اپنے ڈیزائن ہے نا, وہ تو امریکہ کو بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے وہ خطرہ تو ہمیشہ رہے گا. لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور جو فیوچر جس طریقے سے چیزیں اگر اس کی کوئی پریڈکشن کی جا سکتی ہے, اگرچہ اتنے نازک معاملات میں حتمی طور پہ کوئی رائے دینا بھی ممکن نہیں ہوتا, لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا ٹارگٹ جو ہے سب سے, بلکہ مجموعی طور پہ پہلا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے سیز فائر کی, اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, پھر ایک حتمی راؤنڈ ہو جس میں ایک جوائنٹ کمیونیکے اور ایک ایگریمنٹ ہو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے مجوزہ جو ایرانین ان کا جو چائنیز ان کا وزٹ ہے وہ اس سے پہلے یہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات ہو جائیں, کیونکہ چائنا کے اسٹیک ہیں. اس میں مزید بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن یہاں وقت پر ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیز فائر کے حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ یزدانی نے, اینالسٹ ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ فوزیہ آپ کے وقت کا. سیز فائر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, کل شام تک کا وقت دیا گیا ہے, مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد جو ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی مذاکرات کا دور جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا تھا, یہ دوسرا دور ہے. لیکن ایران کی جانب سے جو ہے وہ معذرت کر لی گئی ہے. ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو جہاز تحویل میں لیا گیا ہے سب سے پہلے اسے چھڑایا جائے, اور اس کے بعد جو ناکہ بندی کی گئی ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں اسے بھی امریکہ ختم کرے. کیا کہیں گی؟ تھینک یو فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ایران نے جو پرنسپل پوزیشن لی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ ازیوم کر لینا کہ ایرانی وفد یہاں نہیں آئے گا, میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہمیں جلدی ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت یہ دونوں چیزیں بائیلیٹرلی ہینڈل ہوں گی. اگر آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس کو دیکھا ہے تو وہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایران اور امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہے, وینس صاحب پاکستان جا رہے ہیں اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سو آئی تھنک یہ دونوں میکسیمم پوزیشن ہے جو پیس بلڈنگ پروسیسز میں بہت عام ہے اس کو دیکھے جانا, کیونکہ جیو پالیٹکس لینئر نہیں ہوتی, اس میں دونوں پارٹیوں نے میکسیمم پوزیشن لی ہے اور اس میکسیمم پوزیشن کو ہولڈ کر رہے ہیں. ہاں, یہ سیز فائر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ بی بلاکر. اچھا فوزیہ, کیونکہ مذاکرات چل رہے تھے سیز فائر کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایرانی جہاز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے, تو کیا یہ مذاکرات کا حسن ہے یا پھر یہ ایک بہت بڑا بریچ ہے جو امریکہ نے کیا ہے؟ کیونکہ ایران واضح کہہ چکا ہے کہ اس سے پہلے بھی مذاکرات پہ ہم پہ حملے کیے گئے اور ہم کسی بھی قسم کا بھروسہ نہیں کر سکتے امریکہ پہ. دیکھیے, یہ بات تو ہمیں ماننی ہوگی کہ دونوں کے درمیان 47 سال پرانی اینیموسٹی ہے, ایک زیرو ٹرسٹ ہے ان دونوں اسٹیک ہولڈرز کے درمیان. پاکستان کا کردار اس لیے بہت اہم ہے کہ انہوں نے 47 سال سے لڑتے ہوئے اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پہ بٹھا کے زیرو ٹرسٹ انوائرمنٹ میں ٹرسٹ کریٹ کیا. اس میں اس طرح کی بات جو آپ نے ابھی کہی یہ جب ہوتی ہے تو یہ سپوائلرز کا کردار ادا کرتی ہے, مگر ایسی باتیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے وہ آپٹکس کے لیے بھی یوز کی جاتی ہیں, جن کو ہم پیس بلڈنگ پروسیس میں پرسیپشن مینجمنٹ کہتے ہیں. پرسیپشن مینجمنٹ ایک نیریٹو بلڈنگ ٹول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جائے حق میں یا اگینسٹ, اور دوسری طرف اس کو سپوائلرز بھی استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ اس پروسیس کو, اس سے جڑی پرسنالٹیز کو اہمیت ملے. سپوائلرز میں نے کہا نہیں, سپوائلرز اسے تو سپوائل کر سکتا ہے اگر اسرائیل چاہے تو, کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا کہ دیکھیں اسرائیل تو بالکل, اسرائیلی اور انڈین میڈیا تو بہت سپوائلرز کا کردار ادا کر رہا ہے, مگر یہاں اگین پاکستان نے ہولڈ کیا ہوا ہے نا. جب سپوائلرز ہائٹ پر تھے تو آپ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے وہ 3 دن حالت جنگ میں ایران میں رہ کر آئے نا. ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عربیہ, قطر اور پھر اناطالیہ فورم تک گئے. تو
स्पॉयलर्स को होल्ड भी करना होता है, बफ भी करना होता है. मेरे ख्याल में यहाँ पर स्पॉयलर्स को कंट्रोल करने का जो किरदार है ना, वो पाकिस्तान अदा कर रहा है, खामोश रह के और खामोश फैसिलिटेटर का किरदार अदा करके, जो बैकडोर डिप्लोमेसी, बोथ सिविल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी से जोड़ा है. वेयरएज ईरान और अमेरिका दोनों के अपने इंटरनल स्पॉयलर्स भी मौजूद हैं. हम एक्सटर्नल स्पॉयलर्स की बात कर रहे हैं ना, जो नहीं चाहते कि ये पीस हो. अमेरिका में आप देखिए कि उनकी पूरी एक डिफेंस सेक्टर है जो फ्लरिश कर रहा है इस जंग से. ईरान में उनके हार्ड लाइनर्स हैं, और देन आपके जो वो दरमियान वाले हैं जो चाहते हैं कि अब हमें ईरान को वापस पीस के रास्ते के ऊपर चलना है. तो ये बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं. और मगर मुझे अभी भी लगता है कि ये जो जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, चाहे वो पासदारान इंकलाब की तरफ से आ रहे हों, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आ रहे हों, या इवन जो ईरान के जहाज़ के ऊपर उन्होंने हमला किया, ये सब स्पेक्युलेटिव और कैलिब्रेटेड पोजीशनिंग है परसेप्शन मैनेजमेंट को डिस्ट्रैक्ट करने की. अच्छा एजाज साहब, जिस तरीके से फौजिया ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया, और इसी दौरे में हमने देखा कि ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खोल दिया गया. 40 दिन की जंग थी जिसमें ईरान ने जो है वो पाबंदी लगाई थी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस मुकम्मल बंद था. लेकिन क्या ये जो ऐलान किया गया है ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मस खोलने का, जिसके बाद फिर बंद करने का कह दिया गया, तो ये इसकी जो पॉलिसी है, ये पॉजिटिविटी है, ये टोटली पाकिस्तान को जाती है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाती है? दोनों अफ्रीकैन का आपस में जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको कम करने में और सिचुएशन को इस नहज तक लाने में कि दोनों 47 सालों के बाद एक ही टेबल पे बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे. एक मैराथन सेशन हुआ जो 20-21 घंटे जारी रहा पिछले इस्लामाबाद डायलॉग में. तो इन सारी चीज़ों का जो क्रेडिट है वो यकीनन पाकिस्तान को जाता है. और पाकिस्तान में भी आई वुड बी वेरी कैंडिड टू से कि फील्ड मार्शल साहब उसमें लीडिंग रोल में हैं, क्योंकि आप को भी पता है, एनालिस्ट भी सब जानते हैं और आवाम को भी, नाजरीन को भी पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये शुरू कहाँ से हुई. पाकिस्तान का जो एक रिवाइवल ऑफ हर स्टेटस और पाकिस्तान का जो एक खित्ते में एक अमन के स्टेबलाइजर के तौर पे, पीस स्टेबलाइजर के तौर पे जो पाकिस्तान इमर्ज हुआ, उसकी ओरिजिनेट जो बात हुई वो उसका ओरिजिन लाइज इन आर अल्टीमेट सक्सेस अगेंस्ट इंडिया लास्ट ईयर. तो वो हमारी एक कौम की फतह थी, अल्लाह की तरफ से हमें नुसरत मिली, और यकीनन दुनियावी एतबार से वो हमारी मुसल्लह अफवाज की फतह थी, जो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जब हमने शिकस्त दी. तो और उसके बाद फॉलो अप जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस था, जो हमने मिलिट्री फ्रंट पे जो चीज़ अचीव की, उसको कंसोलिडेट करने के लिए फिर पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव यहाँ मैं लॉन्च किया. एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि सैयद आसिम मुनीर के दौरे के बाद हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खोल दिया गया. हमारे अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अगर पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता कि नाकाबंदी जो अमेरिका ने की हुई है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस में, इसे भी हटा लिया जाए, तो फिर हम देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात में थोड़ी आएँ बाएँ शाएँ हो रही है कि आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, तो फिर ये चीज़ क्लियरिफाई हो जाती. अच्छा, मैं इस पे अर्ज करता हूँ जी. देखें, नेवल ब्लॉकेड जो है टेक्निकली या लॉ ऑफ सीज के मुताबिक इन इटसेल्फ ये एक वॉर, एक्ट ऑफ वॉर है. लेकिन ईरान ने इसमें पिछले मुज़ाकरात में इस पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मस बंद है तो उससे बाहर अगर थोड़े डिस्टेंस पे नेवल प्रेजेंस है अमेरिकन शिप्स की, तो वो आप ऐसे ही समझे कि अगर एक बंद दरवाज़ा हो और उस पे मालिक मकान ने एक ताला लगाया हो, तो उसके ऊपर कोई दूसरा अपना ताला लगा के ये क्लेम करे कि ये जगह मेरी है या मेरा कब्जा हो गया है, तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती. तो ईरान ने उसको इग्नोर किया, और जैसे ही ये नतीजा खेज मुज़ाकरात होते हैं, मेरा ख्याल है
یہ نیول جو پریزنس ہے یہ بھی ریسیڈ کر جائے گی. وہ اس انڈین اوشن ریجن میں تو رہیں گے, ہمیشہ امریکن پریزنس ہوتی ہے انڈین اوشن ریجن میں, لیکن وہ گلف اور اسٹیٹ آف ہرمز سے اتنی دور ہو جائیں گے کہ دنیا کا ٹرسٹ بلڈ ہو. اس میں جو بندش ہے اچھا صاحب, اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹول ٹیکس کی مد میں جو پیسے لیے جائیں گے, اب جو بھی جہاز شپ کارگو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے گا, عرب ممالک کی جانب سے اس پہ خاصی تنقید بھی کی گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم اس پہ, آپ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے مطالبات میں فری پیسج کا نہیں کہا, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے ایکسیس کا کہتے تھے کہ یہاں پہ ایکسیس ہونی چاہیے. اب جب ایران انسسٹ کر رہا ہے اس پہ ٹول لگانے کا, تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ مل کے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جائے, کیونکہ اس میں سے جو شپنگ ہوتی ہے اس میں امریکہ باؤنڈ یا امریکہ کا جو ویسلز ہیں وہ تو کم ہیں, باقی ساری دنیا کے ہیں, زیادہ تر چین اور گلف کے ہیں. تو اس میں سے اگر ایران اپنے لیے ایک سورس آف انکم جنریٹ کرتا ہے جس کی ایران کو ضرورت بھی ہے اپنی ریکنسٹرکشن کے لیے, تو یہ پھر بھی ایک بہتر آپشن ہوگی. جی فوزیہ صاحبہ جی دو تین چیزوں پہ جس پر ابھی بات ہوئی. نمبر 1 بات ہوئی کہ انٹرنیشنل لا آف دا سیز جو ہے جس کی بات بارہا ہو رہی ہے. یہ یاد رکھیے کہ انٹرنیشنل لا آف سیز نہ امریکہ نے اس کو سائن کیا ہے نہ ایران نے سائن کیا ہے, تو انٹرنیشنل لا آف سیز تو ان دو پارٹیز پر اپلائی نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جو ٹول وصول کر رہے ہیں اسٹیٹ سے گزرنے کا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ٹول ہے وہ آئیدر آپ یوان میں پے کر رہے ہیں یا اسٹیبل یو ایس ڈی کوائن میں پے کر رہے ہیں. اسٹیبل یو ایس ڈی کوائن جو ہے اٹ از بیکڈ بائی ورلڈ لبرٹی فائنینشلز. ورلڈ لبرٹی فائنینشلز جو ادارہ ہے, یہ ادارے میں 60% ٹرمپ صاحب کے شیئر ہیں, وٹکاف صاحب کے بیٹے اس کو چلاتے ہیں. تو ٹرائی ٹو کنیکٹ دی اکنامک ڈاٹ کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں. تیسری بات اور جو اس سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو قیمت بڑھ رہی ہے, ہمارا جو انرجی کا بحران آ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ برنٹ ہی صرف اوپر جا رہا ہے, اس کے ساتھ جو جہاز گزر رہے ہیں ان کی انشورنس جو ہے وہ 400% انکریز کر چکی ہے, جس کی وجہ سے انرجی انفلیشن دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تیسری بات جو ابھی فرمائی ہمارے کولیگ نے, انہوں نے یہ کہا کہ عاصم منیر صاحب شاید General Saab is the only diplomat. I would very humbly say کہ سفارتکاری جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. سفارتکاری دنوں میں نہیں, گھنٹوں میں نہیں, سفارتکاری سالوں میں ہوتی ہے. ہماری سول ڈپلومیسی نے ڈوز کا جو کردار ادا کیا, اور ہماری ملٹری ڈپلومیسی نے ہاکس کا ملٹری اسٹیبل ملٹری انٹیلیجنس کو پرووائڈ کر کے دونوں پارٹیز کو ہیلپ کیا یہ سلوشن دینے میں کہ آپ اسٹریٹجائز کیجئے کہ اگر یہ وار کنٹینیو کرتی ہے تو آپ کو کتنا نقصان ہوگا. ہماری سول لیڈرشپ انڈر دا پرائم منسٹر جو ہے, انہوں نے سے لے کر ایون پریزیڈنٹ زرداری تک نے, انہوں نے جو کلٹیویٹ عالمی لیڈرشپ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کیے ہوئے تھے وہ بھی ہینڈی ہوئے. ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ طیب اردوغان صاحب کی بیٹی کے نکاح پہ جو بڑے پبلک ایونٹ تھا, وٹنس کے سگنیچر شاید میاں نواز شریف صاحب نے کیے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ فورن آفس کا جو کردار ہے وہ بیک بون کا کردار ہے. اس بیک بون کے بغیر نہ سول ڈپلومیسی کام کر سکتی ہے نہ ملٹری ڈپلومیسی کام کرتی ہے. تو آئی وڈ سے کہ ہمارے سارے انسٹیٹیوشنس نے, ہماری لیڈرشپس نے بھی, سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ سب نے ان سنک اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ایک زیرو ٹرسٹ انوائرمنٹ میں ایک ایسا فیسیلیٹیٹر جو نہ صرف میز پہ لے آیا, سیز فائر کروا دیا, سیز فائر میں لیبنان کو شامل کروا دیا. فرسٹ ٹائم اسرائیل کو امریکہ کو کہنا پڑا کہ ہولڈ اٹ برو, وہ بھی ہو گیا اور آگے بھی ہولڈ کر رہا ہے. اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیے تو یہ اس خطے کے نئے سیکیورٹی آرکیٹیکٹ کی بنیاد رکھ رہا ہے. تو فوجی کیا سمجھتے ہیں آپ, لبنان کا آپ نے ذکر کیا کہ پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ 10 روزہ سیز فائر کے حوالے سے بات ہوئی تھی, کیا اسے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا کیونکہ ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں لبنان سے, اور ہر بار کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیں گے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے ایران جو ہے وہ 2 پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر کام کرتا ہے. ایک وہ ہے جو وہ ڈائریکٹ اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے, یا انہوں نے امریکن بیسز جو تھیں گلف میں وہاں پر اٹیک کیا. دوسرا ان کی جو کانفلکٹ ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ بھی اور کانفلکٹ
को बढ़ावा देना भी वो प्रॉक्सीज के थ्रू है, और प्रॉक्सीज का रोल हम अपने मुल्क में भी ईरान की प्रॉक्सीज का रोल देख चुके हैं, हमें हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। तो वही प्रॉक्सीज लेबनान में भी काम कर रही हैं, वही प्रॉक्सीज यमन में भी काम कर रही हैं। तो ईरान अब जो पूरा एक सीज फायर लेकर वाक को साइन करके होपफुली और एक पीस बिल्डिंग फ्रेमवर्क को लेकर आगे जाएगा, तो उसको इन प्रॉक्सीज के बारे में भी सोचना होगा कि मैंने इनका क्या करना है। सो लेबनान आई थिंक वुड वेरी मच वुड बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज अगर लेबनान सेटल नहीं होगा तो मुश्किलात रहेंगी। मगर लेबनान का भी आप देखिए कि इन पैरेलल में वो वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं जी आर बलोच साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बलोच साहब, ये बताइएगा कि एक बार फिर इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक होने जा रही है और अमेरिकन डेलीगेशन आज रात या फिर कल सुबह पाकिस्तान में मौजूद होगा। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ईरान का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उनके तर्जुमान ने आज सुबह प्रेस टॉक की, उनका कहना था कि हमारे जहाज़ को तहवील में ले लिया गया अमेरिका की जानिब से, तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक फॉग ऑफ वॉर थी पहले, और उसके साथ फॉग ऑफ ट्विटर एंड सोशल मीडिया था। पहले उसने जंग की हकायक को छुपाया, अब जो है वो अमन की काविशों को छुपाने की कोशिश की जा रही, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म का टिपिकल यूएस प्रेसिडेंट साहब करते हैं अपने ट्विटर के साथ, तो उसमें रीजन ये है कि वहां देयर इज अ होल ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्टम, इन द सेंस कि वो इतने ओवरवेलमिंग है और उनका जो अंदाज गवर्नेंस है दैट इज वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड है, इडियोसिंक्रेटिक है, और वहां जो इंस्टीट्यूशंस है उनको साथ लेके नहीं चलते। कि देखिए, इतना बड़ा अमन मुआहदा होने चला है और आज आप एक जहाज को निशाना बना रहे हैं जिसमें इम्प्लीकेशंस है कि चाइना की तरफ से आ रहा था और ईरान जा रहा था, तो दो पार्टीज हो गई उसके अंदर, और उससे पूरा प्रोसेस जो है वो सबोटाज हो सकता था, या हो ऑलमोस्ट हो गया था, क्योंकि ईरान ने कहा हम नहीं आते। उसके बाद सुना है, अभी पक्का मुझे मीडिया से कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद यहाँ से हमारे चीफ्स ने या हमारे जो सीनियर लोग हैं उनमें से किसी ने यूएस प्रेसिडेंट से बात जरूर की है और बताया है कि किस तरह से ये बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर आप इन देखिए, अगर ये मौका अमन का चला गया तो फिर वाकई जिस तरह बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये खित्ता और दुनिया थर्ड वर्ल्ड की तरफ जा सकती है, बिल्कुल तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। और स्पेशली स्टार्ट होगा मईशत के साथ। ऑलरेडी मईशत जो है वो इफेक्ट हो चुकी है, बड़े बड़े जो मालदार मुल्क थे उनकी जीडीपी नीचे चली गई है। इनफैक्ट जीसीसी कंट्रीज इटसेल्फ वो बैंकरप्ट हो गई, वो अपना पैसा मांग रही हैं कि जी हमारी सिक्योरिटीज में यूएस में कीजिए, क्योंकि हमने अपने बजट चला रहे हैं, क्योंकि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनके ओवरहेड्स हैं। उन्होंने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट अपने छोड़ दिए हैं, अपने जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि जी हम इन्वेस्ट करेंगे कहीं, उनको छोड़ दिया है उन्होंने। तो एक लिहाज से अगर इतनी बड़ी इकोनॉमीज इस किस्म का शिकार है, तो वो जो ऑयल पे डिपेंडेंट है, वो जो कि जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो तो बिल्कुल ही बर्बाद अनफॉर्चुनेटली हो सकती है। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर बाबुल मंदक का भी जिक्र किया जा रहा है होसियों की जानिब से कि उसे भी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। आप इस पे जो है वो बेहतरीन तज्जिया दे सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तमाम सिनारियोज बनते हैं कि अगर वो ईरान पे दोबारा जाते हैं, जो कि मैं नहीं समझता, बहुत बहीद है, वहीद और कयास भी कह सकते हैं उसको, और हकीकत से बहुत दूर, इसलिए कि उसका कोई ऑप्शन बनता नहीं है। लॉजिकल तरीके से इसको आप अगर एनालाइज करें, स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, गेम थियरी, या जो भी मायार होता है इन चीजों को परखने का, तो उसमें वॉर का ऑप्शन बनता ही नहीं किसी भी तरफ के लिए, ना ईरान के लिए ना अमेरिका के लिए। अगर ऑप्शन बनता है उनके लिए तो सिर्फ अमन का बनता है, और वो एक ऑनरेबल रास्ता पाकिस्तान ने बनाया है, और मैं नहीं समझता कि वो अंदरूनी तौर पे वाकई इसको मिस करना चाहते। मेरा अपनी जो रीडिंग ऑफ दीज पीपल इज कि ये जितना भी आप देख रहे हैं फॉग जो है मीडिया की स्टेटमेंट्स की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए है, दुनिया को बताने के लिए है, मीडिया के लिए जरूर है, लेकिन एक्चुअली ऑलमोस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ अ कन्वर्जेंस, या एटलीस्ट इतना होगा कि ये प्रोसेस आगे चलेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पाकिस्तान
has not engaged in organizing one event and then just forget about it and sleep. No, we have undertaken to एक प्रोसेस को हमने आगे लेके चलना है, और ये दूसरी जो हो रही है वो उसी का हिस्सा है। हो सकता है कि थर्ड राउंड भी हो, फोर्थ राउंड भी हो, उसके बाद जाके कोई नक्शा बने, क्योंकि देखिए मसाइल बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क बनेगा कि जी ईरान का क्या स्टेक होगा, ओमान का क्या होगा, जेसीसी का क्या होगा, चाइना का क्या होगा। तो उसके लिए तो बड़ा आपको मल्टी लेयर्ड किस्म की नेगोशिएशन चाहिए। फिर ये भी होगा सवाल कि भाई जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज है वो क्या कहता है, उसकी रोशनी में ईरान के क्या हुकूक बनते या नहीं बनते। इसी तरह से अगर आप एनरिचमेंट को देखो तो उसमें भी टेक्निकल लोगों ने बात करनी है कि भाई एनपीटी का मेंबर है ऑलरेडी, उनके पास राइट्स है कि कितना कर सकते हैं एनरिच। अब आप उस पर नए इम्पोज तो नहीं कर सकते जब तक कि यूएन आपको ना पावर दे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कोई भी ऐसा नया रिजीम, यूएस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी मुल्क के ऊपर इम्पोज करे। नॉट ओनली दैट कि इट विल गोइंग टू बी इफेक्ट देयर सोवरेनिटी, लेकिन उसके अलावा उनके पास पावर नहीं है। इट्स ओनली द यूएन व्हिच कैन डिक्टेट ए सर्टेन रिजीम फॉर एनी कंट्री। बिल्कुल ठीक है एजाज साहब, अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं जिसके चांसेस ज़्यादा बताए जा रहे हैं और ईरान पे पाबंदी हटा ली जाती है, तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो एसेट फ्रीज हैं उन्हें अनफ्रीज कर दिया जाएगा, तो ईरान की ट्रेड मईशत पे इसका खासा मुस्बत असर पड़ सकता है, क्या कहेंगे? जी यकीनी तौर पे ये ही सबसे बड़ा गेन है अमन के अलावा सब्सटेंशियल टर्म में, कि ईरान जो जिसके पास दुनिया के बहुत बड़े एनर्जी के ज़राए हैं, वो पिछले 47 सालों में पाबंदियों की वजह से उनसे मुकम्मल तौर पे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकता। अभी भी जो ट्रेड वो कर रहे थे पिछले सालों में, वो या तो स्मगलिंग हो रही थी या वो कुछ दूसरे मुल्कों के ज़रिए थर्ड पार्टी के वो लेटर ऑफ क्रेडिट्स पे वो कम निर्खों पे अपना तेल और गैस जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो अब जब ये पाबंदियां हट जाएंगी तो वो अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को इंटरनेशनल प्राइसिंग के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे, और उसका जो रेवेन्यू होगा वो उनकी इकोनॉमी में जब पंप इन होगा तो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के काम जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ट्रिगर ऑफ होंगे। और बहुत सारे मुल्क, चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ईरान का बन जाएगा। चाइना की ऑलरेडी कमिटमेंट है $400 बिलियन की ईरान के लिए। पाकिस्तान बड़ा बेनिफिशरी होगा क्योंकि ईरान पर पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान ईरान जो पाइपलाइन है वो रुकी हुई है, ईरान के बॉर्डर तक तो वो मुकम्मल है, हमारी तरफ उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। जबकि लॉजिकली हमारी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं, ऑयल एंड गैस दोनों की, उसके लिए सबसे नज़दीक और सबसे वायबल और इकोनॉमिकल ऑप्शन ईरानियन सप्लाईज हैं। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा खुश आइंद कदम होगा। तो पाकिस्तान यहाँ अपना मुद्दा लड़ सकता है एजाज साहब कि जो मुआहदा हमने ईरान से माजी में किया था, ईरान की जानिब से तो पाइपलाइन डल चुकी है और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मुआहदा मुकम्मल नहीं किया गया। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर यहाँ शहबाज शरीफ साहब अपना मुद्दा रख सकते हैं कि हम ईरान से जो है वो बासानी ट्रेड कर सकें ताकि पाकिस्तानी अवाम को जो है वो रिलीफ मिले। नहीं, ये तो पाकिस्तान का मुद्दा रखने की बात नहीं ना। जी जी ये हमें इस पे जरूरत ही नहीं है जी। जब पाबंदियां खत्म हो गई तो बाय डिफॉल्ट वो सबके लिए आज़ादी होगी। तो पाकिस्तान को अमेरिका की परमिशन की या उनको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन सवाल ये कि वो जो निकात हैं अगर उस पे जो है वो अमेरिका एग्री कर जाता है। फौजी साहिबा ये बताइएगा कि बारहा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता, और अब से कुछ देर पहले भी ये बयान उनका मौजूद है, और इसी मामलात की वजह से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे। तो अगले राउंड में इस पे हम देखेंगे कि दोनों जानिब से पॉजिटिविटी आ सकती है और मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाएंगे। देखिए, अभी बलोच साहब ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा कि
अमेरिका के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो लोगों को डिक्टेट करे कि बिल्कुल व्हाट ऐसे दे कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। बिल्कुल। जहां तक ईरान का बात है तो चूंकि वो एनपीटी का मेंबर नहीं है, वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसी तरह जिस तरह इसराइल न्यूक्लियर पावर नहीं है, मगर जो ईरान को फायदा है वो ये फायदा है कि यूएन एजेंसी जो है IAEA के अंडर अभी इस जंग के शुरू होने से पहले उन्होंने उनके पूरे स्टॉक पाइल्स डॉक्यूमेंट किए थे, वो एनरिचमेंट के किस किस लेवल पर हैं, वो कहाँ पर कैप होंगे, किस तरह वो सिर्फ सिविल यूज के लिए इस्तेमाल होगी, एनर्जी पर्पसेस के लिए, ये सारी बातें तय हो चुकी हैं। सो ला महाला ये बातें, फिर मैं वही बात करूंगी कि जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं वो एक कैलिब्रेटेड पोजीशनिंग है स्पेक्यूलेशन क्रिएट करने के लिए और स्पॉयलर्स को के लिए एक और लेवल ऑफ डिसरप्शन क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज ये IAEA के अंदर मौजूद है, ये पूरा फ्रेमवर्क है, ये उसी के अंदर जाएगा। अगेन पीस बिल्डिंग प्रोसेस 5 रुकात हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, ये एक प्रोसेस होता है। आज एक MOU साइन होगा, इंपॉर्टेंट काम शुरू होगा परसों से कि उसको होल्ड कैसे करना है, उसको अनफोल्ड कैसे करना है, उसमें लोग किस तरह आएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए तो जैसे चाइना का नाम भी अभी लिया गया, तो चाइना ओवर्ट एंड कोवर्ट डिप्लोमेसी उनकी चल रही है। अगेन इकोनॉमिक्स, जो स्केल्स ऑफ इकोनॉमी है वो रूल करेंगे देन पॉलिटिक्स राइट नाउ, और लेंस आने वाले वक्तों में सिक्योरिटी और इकोनॉमी रहेगा इस रीजन में। बिल्कुल ठीक है। बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच जी मैं आपके साथ जी जैसे कि हमने देखा था कि ईरानी जहाज़ पे हमला किया गया और आपने खुद भी कहा कि वो जो जहाज़ है वो चीन से जो है ईरान आ रहा था और चीन ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है और 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप का भी दौरा है, मुतवक्के है, जहाँ पे वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। तो आप इन तमाम सिनारियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए ट्रंप जो है ना वो एट वन टाइम इसको अंग्रेजी में कुछ कहा जाए, लेकिन मैं मकसद कहने का ये है कि ही वांट्स टू ईट द केक एंड स्टिल हैव इट, कि खाना भी है मैंने लेकिन केक रहे मेरे पास। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि जी चाइना का दौरा भी करना है, पाकिस्तान को भी अपने साथ रखना है, ईरान को भी धमकाना है मैंने, और सबसे बड़ी बात कि इजराइल को भी मैंने खुश रखना है। ये पॉसिबल नहीं है। He has to have some kind of a balance in his policies. लेकिन उसकी वजह यह है कि उसको एक्चुअली अपने क्रैक्स का पता है। अब अमेरिकन सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनके बॉडी पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी इकोनॉमी के अंदर $36 ट्रिलियन का डेट है। उसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, GCC की, चाइना की। तो ये तमाम पैसा अगर, और फिर सबसे बड़ा खतरा जो यूएस को इस वक्त है वो है कि डी-डॉलराइजेशन ऑफ ऑयल। जिस दिन ये हकीकत बन के आया सामने, यहां एक मुख्तलिफ दुनिया होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, पैराडॉक्सिकली, जो कुछ ईरान के साथ किया इन्होंने, दिस विल, बल्कि वो इस प्रोसेस को मजीद बढ़ा दिया उसने, क्योंकि वो इज इमर्ज एज ए अनरिलायबल अम्ब्रेला फॉर द GCC countries. They are now talking to China. आज ही बात हुई है MBS की, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस की, प्रेसिडेंट शी के साथ। डेफिनेटली ये अगले मरहले के लिए GCC का, UAE का जो है क्राउन प्रिंस अभी पता नहीं कोई 20 या 26 एग्रीमेंट्स करके आया, आई थिंक लास्ट वीक, वहां से बीजिंग में, और he was seen by प्रेसिडेंट शी। तो मैं समझता हूँ कि नक्शा बदल रहा है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है। ये हकीकत अब अमेरिका को माननी पड़ेगी। जंग से मानना चाहता है तो ज्यादा नुकसान होगा। अगर अमन के साथ और अपनी रैशनल थिंकिंग के साथ और तारीख से सबक सीखने के बाद अगर करेगा तो सीख जाएगा। देयर इज वन थियरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो अपने सबने पढ़ी होगी, जिस ट्रैप, उसमें यह है कि जो इमर्जिंग पावर है वो हमेशा जब चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग को, अनफॉर्चुनेटली वॉर होती है, लेकिन उसने डायरेक्टली वॉर नहीं की चाइना के साथ, बिकॉज़ दे नो द कॉस्ट। तो उसने ये छोटी वॉर कर ली है, एंड आई थिंक नाउ द चेंज ऑफ गार्ड as far as the global power status is concerned has formally initiated. I don't know Dr. Fawzia madam से agree करेंगे कि नहीं, लेकिन definitely the change of guard has started. अब नया जो global power है वो almost declare हो गया। जी
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत आई एब्सोल्युटली सेकंड यू, आई एब्सोल्युटली सेकंड यू मनोज साहब। मैं ये बात करना चाह रही थी जो आपने की, और आपकी Thank you. बात में सिर्फ एक लाइन का इजाफा करूंगी कि इस साल के शुरू और पिछले साल के एंड में जब ईयू का एनुअल मीट हुआ है, तो उनकी ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला ने भी यही बात कही थी जब ये वॉर शुरू हुई कि ईयू नीड्स अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बियॉन्ड नेटो एंड वी आर लुकिंग ईस्ट। और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में चाइना है, वो रीजनल अब नई पावर डायनामिक सेटिंग हो रही है। जीसीसी ने भी देख लिया है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दो खत्ते छोड़ के नहीं बैठ सकता, और इस सारे में एक जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, उसके साथ नॉर्थ अफ्रीका भी है, और वहां पर पूरे साहेल रीजन पे जो चाइना का फुटप्रिंट है ना, वो जो उनका पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली पूरी जो थ्योरी है वो अनफोल्ड हो चुकी है। वो लोग तो खड़े हैं, उन्होंने तो स्केच पहले कर लिया है। सो नेट लूजर इन दिस सेंस, अगर अमेरिका इसी तरह बिलिजरेंट रहता है तो नेट लूजर वुड बी अमेरिका। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे जयर बलोच साहब, एजाज अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।